Hi everyone. Today we are going to discuss about neutron activation analysis. So in case of neutron activation analysis, first we will discuss its introduction, and in its introduction we will come to know about its discovery. So it was discovered by Hevesi and Levy in the year of 1936. इसको हिवेसी एंड लेवी ने 1936 में डिस्कवर किया था. सो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की बेसिक इंट्रोडक्शन ही इसके नेम से क्लियर है. कोई भी हम टारगेटेड सैंपल लेंगे और जैसे ही हम उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, मतलब कि एक्टिवेशन करवाएंगे किस चीज़ की, सैंपल की. सैंपल की एक्टिवेशन किसके थ्रू होगी, न्यूट्रॉन्स के थ्रू. तो जैसे ही वो सैंपल पे हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन्स की, वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाएगा और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमारे पास गामा रेज की प्रोडक्शन करेगा. एंड हम जानते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का कोई हाफ लाइफ पीरियड होता है या डीके पीरियड होता है. तो जैसे ही हम उसकी डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सो इसको हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बोलेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट कम टू इट्स प्रिंसिपल. अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो हम इस डायग्राम के थ्रू इसके प्रिंसिपल को समझ सकते हैं. लाइक हम कोई भी एक टारगेटेड सैंपल लेंगे इस तरह का, उस पर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं. हम किसी भी सैंपल पे न्यूट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे वो तो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा एंड आफ्टर कैप्चरिंग इट विल गोज टू हाईली एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस. हम जानते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, तो ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा और एक्साइटेड स्टेट जो है वो प्रॉम्प्ट गामा रेज की प्रोडक्शन करेगा टू बिकम डी एक्साइट. और जैसे ही ये डी एक्साइट हो जाएगा ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाएगा. अब ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ये भी स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा बाय प्रोड्यूसिंग डिलेड गामा रेज और बीटा पार्टिकल्स. अब जो हमारे पास बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होंगे, जबकि गामा रेज हमारे पास डिसकंटिन्यूस होंगे. पर हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में गामा रेज की स्टडी करेंगे. इसमें दो टाइप की गामा रेज की स्टडी होगी, प्रॉम्प्ट एंड डिलेड. बट बात आती है कि हम इसमें गामा रेज की ही क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को जानने के लिए गामा रेज की स्टडी करनी पड़ती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट्स प्रोसीजर. अगर प्रोसीजर की बात करें तो इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें सैंपल की प्रेपरेशन करनी है. अब सैंपल की प्रेपरेशन जो है वो प्रॉपर केयरिंग के साथ होगी. इसकी कटिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए और इसमें कोई भी किसी भी तरह का अनवांटेड एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए. उसके बाद हम इस सैंपल की एक्टिवेशन करवाएंगे किससे, न्यूक्लियर रिएक्टर से, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो न्यूट्रॉन्स का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास. एंड आफ्टर दैट हम रेडियो केमिकल सेपरेशन करवाएंगे और ये सिर्फ RNAA में होगा, जो कि एक फॉर्म है NAA की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद आता है कि हम जैसे ही फिर हमारे पास एलिमेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी या हम डिटर्मिनेशन कर लेंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स प्रोसीजर. नाउ कम टू इट्स एप्लीकेशन. अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये फॉरेंसिक में भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम एक्सप्लोजिव की डिटेक्शन कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट बायोमेडिसन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टिश्यू ट्रेसर है ये. एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी NAA इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डीप एनालिसिस करता है किसी भी एलिमेंट की. नाउ कम टू द फॉर्म्स ऑफ NAA. तो इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक RNAA एंड द सेकेंड वन इज़ INAA. द फर्स्ट इज़ रेडियो केमिकल एंड द सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल. अगर हम बात करें रेडियो केमिकल की तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जबकि जो इंस्ट्रूमेंटल है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है और रेडियो केमिकल डिस्ट्रक्टिव है. अब हम जानते हैं कि हम रेडियो केमिकल को डिस्ट्रक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केमिकल की मॉडिफिकेशन होती है. अब बात आती है कि केमिकल की मॉडिफिकेशन कब और क्यों हो रही है.
तो केमिकल की मॉडिफिकेशन तब होगी जब किसी भी सैंपल पर न्यूट्रॉन्स का अटैक होगा और वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाएगा, तो उस पर केमिकल मॉडिफिकेशन की जाएगी। और क्यों होगी? क्योंकि जो भी इंटरफेरेंस है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जिनकी हमें नीड नहीं है, उन्हें रिमूव करने के लिए, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस हुआ, क्योंकि ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को। While in the case of instrumental it is non destructive, क्योंकि हम सिंपली इसमें बम्बार्टमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन्स की, और जैसे ही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बन जाएगा एनालाइज कर लेंगे, एंड इसमें मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। देन एक्टिनॉइड्स फ्यूजन्स, जब भी एक्टिनॉइड्स की फ्यूज़न होती है तब भी न्यूट्रॉन्स की प्रोडक्शन होती है, एंड वी नो एक्टिनॉइड्स इज 5F। आफ्टर दैट हम लोग इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं जिनमें हमारे पास न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन हो रही है। सो नाउ कम टू इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, इसलिए इसकी बहुत एडवांटेज है, एंड ये डीप एनालाइज करती है, और सैम्पल जो हमें रिक्वायर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट इट्स एडवांटेजेस। नाउ कम टू इट्स लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें जब भी डिटर्मिनेशन करेंगे तो हमें नहीं पता कि उसकी डिटर्मिनेशन में जो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा वो 2 years का होगा, 15 minutes का होगा, कितने टाइम का होगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और ये थोड़ी लेस कॉमन टेक्निक है क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब हमें ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताती है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कंसंट्रेशन क्वालिटी के बारे में तो बताएगी, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर पेन है, ये हमें ये तो बता देगा कि ये इसकी कैप है, ये इसकी बॉडी है, लेकिन इस मार्कर का स्ट्रक्चर कैसा होगा इस चीज़ के बारे में हमें NaA नहीं बताएगा। सो आफ्टर दैट बात आती है कि NaA जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में वैलिड नहीं होता है, ये परफॉर्म नहीं करता है कार्बन और ऑक्सीजन के केस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।